गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनिल सिंह, योर मैथ्स फैकल्टी एंड आज हम लोग इलिप्स की थर्ड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं और उस पर सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो बताए जा चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और 1-2 कॉन्सेप्ट और जो भी बचे हुए हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ें बताई जा चुकी हैं उसको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो इलिप्स के बारे में ये बताया जा चुका है आपको। जो इलिप्स है वो एक पार्ट है कोनिक सेक्शन का। इलिप्स जो है वो एक पार्ट है कोनिक सेक्शन का और 2 तरह से इलिप्स यहाँ पर हमने अपने सिलेबस में देखे हैं। पहला इलिप्स इस तरह से हो सकता है, दूसरा जो इलिप्स है वो ये अलोंग एक्स एक्सिस था, या कह सकते हैं ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस। और दूसरा जो था जो कि हम पढ़ चुके हैं, इस तरह से हो सकता है। इसमें इस बार ये मेजर है और ये माइनर है। ठीक है, 2 तरह से इसका जो फिगर है वो बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो पॉइंट्स, इसको हम लोग सेंटर मानते थे, ये 0,0 होता है। ये पूरी लेंथ a हो जाएगी प्लस a, a,0, ये माइनस a,0, ये 0,b और ये 0,-। फोकस इसके बाद आया करता था AE,0 माइनस AE,0 और फोकस से निकलने वाली जो लाइन थी वो हमारी LR होती थी। और इसके जो ये वाले कोऑर्डिनेट्स होते थे वो AE इस टाइप से होता था और ये यहाँ पे b²/a और यहाँ पे क्या आता था AE माइनस b²/a। ठीक है, ये तो एक्सट्रीमिटीज़ थे। एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब जो है मैक्सिमम कहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा इलिप्स को। और अगर इसकी इक्वेशन की बात करते थे हम तो आता था x बराबर AE प्लस माइनस AE। ठीक है, इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस AE, इधर माइनस AE। ठीक है, और यही पॉइंट्स इधर प्लस माइनस के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। अगर इधर होगा तो ये चीज़ जो हमने लिखी है ये तो पॉजिटिव होगी, लेकिन ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है माइनस AE और ये भी माइनस b²/a हो जाएगा। लेंथ ऑफ LR क्या आया था अपने पास, LR का मतलब यही इस रेड वाली लाइन की बात हो रही है जिसे हम लोग लेटस रेक्टम कहते हैं। और ये आया था 2b² प्लस माइनस अपॉन a, 2b²/a प्लस माइनस, मतलब अगर प्लस साइड इस वाले LR की बात होगी तो प्लस में आएगा और इसकी बात होगी तो माइनस में आएगा। इस तरह से हमने ये जो दोनों चीज़ें देख ली हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब ये था, और इसकी इक्वेशन क्या आती थी, x = a/e, ये प्लस का होगा और ये x = माइनस a/e। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ करता था, ये तो स्टैंडर्ड था हमारा, स्टैंडर्ड इलिप्स था।
और ये कॉन्जुगेट इलिप्स कह सकते हैं, या कह सकते हैं मेजर एक्सिस, मतलब कि ये जो B है और ये B है, ये 2B हो जाएगा, और मेजर एक्सिस यहाँ पे 2B होगी, और माइनर क्या होगी 2A होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो B है वो ग्रेटर देन A है। कंडीशन यहाँ पर ऐसे बनेगी कि जो B होगा वो ग्रेटर देन A होगा, और यहाँ पर जो A होगा वो ग्रेटर देन B होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑलमोस्ट एक ही जैसी होती है दोनों की, बस केवल A और B के साइज में अंतर होता है कि अगर A की वैल्यू बड़ी है तो ऐसा बनेगा और B की वैल्यू बड़ी है तो ऐसा बनेगा। तो इक्वेशन दोनों की तो एक ही जैसी होगी, x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये इक्वेशन थी, ये दोनों के लिए एक ही इक्वेशन है, दोनों के लिए एक ही इक्वेशन होगी। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे b² की वैल्यू देखी जाए तो ये हो जाएगी a²। और देखिए यहाँ पे क्या है कि जो E है हमारा, E इसेंट्रिसिटी, जो E की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इलिप्स के केस में जो E होता है वो लेस देन 1 होता है, तो मैं 1 में से E² को माइनस करूँगा, मतलब जो छोटी वैल्यू है उसको 1 में से माइनस करूँगा, तो 1 इधर होगा और ये इधर होगा। ठीक है, और यहीं से हमने क्या निकाला था, सारी चीज़ें मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, जो भी आगे कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं वो आराम से आपको समझ में आ जाए। और जब हमने इसको सॉल्व किया था तो b²/a² ये ऐसे आया था, इक्वल टू 1 माइनस E², ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो E² इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस b²/a²। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे। इस तरह से ये निकल कर आया था। ठीक, इन दोनों के फॉर्मूले में केवल अंतर ये होता है कि यहाँ पे देखिए जो A है वो B बन चुका है, इधर साइड क्या था, यहाँ पे जो था इलिप्स वो ऐसे घुमा दिया गया, मतलब जो A वाला पोर्शन है वो B की तरफ ट्रांसफ़र हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जो A है, जहाँ पर भी A है वहाँ पे B रख देंगे, जहाँ पे B है वहाँ पे A रख देंगे, है ना। जहाँ पे X है वहाँ पे Y रख देंगे, जहाँ पर Y है वहाँ पे X रख देंगे। तो A ट्रांसफ़र हो जाएगा B से और X ट्रांसफ़र हो जाएगा, या कह सकते हैं कि इंटरचेंज हो जाएगा Y से। तो इस तरह से इसके फॉर्मूले भी सारे लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हम जानते हैं। ठीक है, इस पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके आगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स। एक पॉइंट की पोजीशन की बात हो रही है इलिप्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्या है ये कॉन्सेप्ट, पहले उस पर बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक इलिप्स है, ये एक इलिप्स है, और अगर इसकी इक्वेशन की बात की जाए तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक,
एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो इसके बाहर। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, ये जो एलिप्स है इसका ये बाउंडेड एरिया, ये जो है ये अंदर वाला है, ये इसका बाउंडेड एरिया है, या ये कह सकते हैं ये इसका इंटीरियर एरिया है। इंटीरियर जो भी एरिया है वो इसके इनक्लोज्ड आएगा, मतलब अंदर आएगा, और इसको आप कह सकते हैं इंटीरियर, या कह सकते हैं इनसाइड, इसको बोल सकते हैं आउटसाइड या एक्सटीरियर। और अगर पॉइंट यहाँ पे कहीं है सर्किल की सरकमफ्रेंस पर, तो उसको बोलेंगे ऑन द इलिप्स। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैंने एक कोई पॉइंट ले लिया जो इलिप्स के बाहर है, मान लीजिए ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। देखिए इक्वेशन को इस तरह से दिखाते हैं हम लोग कि s इक्वल टू, s मतलब इलिप्स की इक्वेशन, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। s क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। अगर मैं ये वाले पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराता हूँ तो उसको बोला जाएगा S1, ठीक है। S1 का यहाँ पे मतलब क्या होता है, S1 का मीनिंग यहाँ पर ये है कि अगर जो भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उनको अगर आप इस पर सेटिस्फाई करा रहे हैं तो इसको बोला जाएगा S1, ठीक है। किसी नए पॉइंट से इसको रिप्लेस कर देने का मतलब S1 होता है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे x1 y1 डालता हूँ तो x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशंस बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी, 3 कंडीशंस यहाँ पे बन के आएंगी। 3 कंडीशन कौन कौन सी है, 3 कंडीशन अपने पास ये आ जाएंगी कि अगर S1 ग्रेटर देन है 0 से, अगर इसकी वैल्यू इफ S1 ग्रेटर देन 0, इफ S1 इक्वल टू 0, इफ S1 लेस देन 0। अगर S1 की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो पॉइंट होगा वो इसके एक्सटीरियर साइड में होगा, मतलब कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एरिया में होगा, या कह सकते हैं कि आउटसाइड द इलिप्स होगा, आउटसाइड द इलिप्स होगा। अगर S1 की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो ये हो जाएगा आउटसाइड। अगर S1 0 के बराबर आ गया तो ऑन द इलिप्स, और अगर S1 लेस देन 0 आ जाता है तो हो जाएगा इनसाइड। ठीक, इस कंडीशन को आपको याद रखना है। फिर से एक बार देख लीजिए मैंने क्या बताया यहाँ पे। तरीका ये है, इसमें आपको ये चेक करना है कि पहले तो जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट्स को इसमें रिप्लेस कर देना है, ठीक है। x और y को रिप्लेस कर देंगे x1 y1 से। उसके बाद जो वैल्यू आएगी अपने पास, वहाँ पे a और b ये सारी चीज़ें दी होंगी, इसको मैं सॉल्व करूँगा। अगर इसका ये सोल्यूशन ये वाला जो पार्ट है, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ऑन द इलिप्स। अगर ये वाली वैल्यू ये इक्वल टू, अगर S1 जो है इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर आती है, तो क्या हो जाएगा, तो ये आउटसाइड द इलिप्स हो जाएगा। और अगर लेस देन 0 आती है तो इनसाइड द इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे।
अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं हाइपरबोला से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं हाइपरबोला लिख दूँ, देखिए हाइपरबोला में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एरिया यहाँ पे किस तरह से लिया जाएगा। तो इंटीरियर का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये इसका इंटीरियर एरिया होगा और एक्सटीरियर एरिया ये वाला होगा, ये इसका एक्सटीरियर एरिया है, ठीक है। ये क्या है? एक्सटीरियर। एक और समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब अभी हमने एलिप्स को लिया, एलिप्स के केस में इसका जो सेंटर होता है ये हमेशा इंटीरियर में होता है। एलिप्स के केस में जो सेंटर है वो इंटीरियर रीजन में है, लेकिन हाइपरबोला के केस में जो सेंटर है वो आपका एक्सटीरियर रेंज में है। जो सी है वो आपका क्या है? एक्सटीरियर वाले पार्ट में है। यहाँ पे ये वाला जो है वो इंटीरियर वाले पार्ट में। इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पर कि अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूँ, इक्वेशन, इसकी इक्वेशन जो होगी हाइपरबोला की वो क्या होती है? तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बीच में केवल माइनस का साइन आ जाएगा, बीच में केवल माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करूं तो s इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? इस तरह से इसको लिख सकता हूं। एक बात बस इसमें ये ध्यान देनी है, एक पॉइंट मैं ले रहा हूं यहां पे, ठीक है। बात हम पॉइंट की कर रहे हैं, हमें क्या बताना है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, ठीक है। तो पॉइंट जो आएगा इसको मैं पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखता हूँ। यहाँ पे पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर ये मान लीजिए Q है। पॉइंट्स अगर लेने हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, P को x1 y1 लिया जा रहा है और इसको x2 y2 लिया जा रहा है, ठीक है। और ये ध्यान देना है कि ये जो लाइन है ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब कि एक परपेंडिकुलर लाइन है। एक कैसी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन है, ये ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेट्स की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए अगर x1 y1 है तो यहाँ पे भी x1 y2 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो x1 है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। इस लाइन पे हम ट्रैवल करेंगे तो जो x की कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? x1 और 0, x1 और 0, क्योंकि y में हम बिल्कुल चले नहीं, और x1 यहाँ पर ये दूरी है सेंटर से तो ये x1 होगा, यहाँ पे भी x1 होगा, यहाँ पे भी x1 होगा, लेकिन y1, y2 और ये 0 ये चेंज होते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कंडीशन पर, ठीक है। हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो PM है वो QM से क्या है? PM है जो PM, अगर मैं इसको M मान लूँ तो जो PM है वो QM से क्या है? ग्रेटर है,
है ना, जो PM की वैल्यू है वो QM से बड़ी है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो Y1 है वो ग्रेटर होगा Y2 से। भाई ये Y1 है पूरी यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगी, Y2 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। जो Y1 है वो Y2 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे b स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, दोनों को मैं b स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, तो बताइए क्या आ जाएगा। ऐसे मैंने दोनों को b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अगर मैं दोनों में y से मल्टीप्लाई कर दूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बताइए, -y1। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, क्या ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी अपने आप, क्या ये वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, या कह सकते हैं कि जो साइन है ये जो ग्रेटर है ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बताइए y, क्या ये लेस देन हो जाएगा, और यहाँ पे y2 इस तरह से ये साइन इसके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज किया जाए, यहाँ पे कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ, x1 का स्क्वायर, अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूँ, दोनों तरफ ऐड किया जा रहा है, x1 का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, और इधर भी x1 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। अगर दोनों तरफ ऐड किया जाए तो देखिए कंडीशन क्या बनेगी। अच्छा, अभी भी कंडीशन पूरी बनी नहीं है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आप देखिए इसमें अभी 1 माइनस जो इधर आएगा उसकी कमी है, आप है ना। तो अगर मैं इसको भी इधर ले आता हूँ, तो कितना आएगा वो देखिए। तो अगर मैं -1 दोनों तरफ और कर दूँ, तो -1 अगर इधर भी किया जाए, -1 इधर भी किया जाए, तो देखिए ये कंडीशन बन के आ गई है। कंडीशन क्या बन के आ गई है, -1 अगर दोनों तरफ किया जाएगा तो आप देखिए क्या कंडीशन बन के आएगी। S1 जो है ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये तो S1 के बराबर हो जाएगी, और ये वाली पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से आप चेक कर लीजिए, ये वाला पार्ट स्टार्टिंग में रख लीजिए, इसके बाद ये वाला, और -1 ये पूरा 0 है। तो यहाँ पे जो S1 है वो 0 से क्या है, छोटा है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, कंडीशन ये आ रही है, इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो S1 था जब वो 0 से ग्रेटर आता था, जो S1 था वो जब 0 से बड़ा आता था, जैसे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 3 कंडीशंस बनेंगी। ठीक है, कंडीशन क्या क्या बनेगी, S1 लेस देन 0। तो देखिए जब S1 0 से छोटा आ रहा है तो जो पॉइंट है वो आउटसाइड आ रहा है ना, हाइपरबोला के बाहर आ रहा है, मतलब एक्सटीरियर वाले एरिया में आ रहा है, इंटीरियर वाले एरिया में आ रहा है ना। तो ये क्या है, अगर इसको देखा जाए तो ये किस एरिया में आ रहा है। अच्छा, पिछले वाले फिगर में क्या आया था, जरा देख लीजिए, पिछले वाले फिगर में क्या आया था, पॉइंट यहाँ पर आया है, तो पॉइंट यहाँ पर तो एक तरह से एक्सटीरियर वाले एरिया में ही तो है ना, आउटसाइड है। मतलब पिछले वाले फिगर में अपने पास आया था, अगर S1 0 से बड़ा है तो आउटसाइड, यहाँ पे क्या है, S1 0 से छोटा है देन आउटसाइड, तो यहाँ पे ये आउटसाइड आएगा, और S1 अगर बराबर 0 है तो ऑन आएगा, और S1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो इनसाइड आएगा। देखिए ये वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं ये किस एरिया में है, एक्सटीरियर वाले एरिया में, इधर साइड है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर इलिप्स की बात हो रही है तो उससे जस्ट उल्टा होगा हाइपरबोला में। इलिप्स में क्या होता है, अगर S1 0 से बड़ा होगा तो आउटसाइड आएगा, अगर S1 0 के बराबर होगा तो ऑन द इलिप्स आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम वही होगा, 0 के लिए दोनों में सेम है, और S1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो इनसाइड आएगा। ठीक, तो ये दोनों में जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, वो आपको समझ में आना चाहिए। दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है।
डिफरेंस केवल एक ही बात का है कि जो S1 है वो यहाँ पे आउटसाइड और इनसाइड के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान देनी है यहाँ पे। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला का मतलब ये होगा कि ये जो फिगर है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नहीं बनेगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसकी बात कर लेते हैं ज़रा। तो देखिए ठीक है। तो ये जो फिगर है अपने पास ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है और यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा -1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं इस चीज़ को फिर से इस तरह से प्रूफ करूँगा तो यहाँ पे +1 था इससे पहले वाले केस में और इधर जाके -1 हुआ था। ये वाला जो पार्ट है ये जब इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे और साइन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ पे जो चेंज होगा वो क्या होगा? यहाँ पे जो चेंज होगा वो केवल ये बात, इस बात पर चेंज होगा कि जो S1 है अगर मैं इसको लिखूँ तो ऐसे आएगा x1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर b स्क्वायर और ये +1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन फिर से केवल इनसाइड आउटसाइड में बदल जाएगी। क्या हो जाएगा देखिए, अगर S1 ग्रेटर देन 0 है तो ये आएगा, देखिए पिछले वाले केस में क्या हुआ था, S1 अगर लेस देन 0 है तो आया था, इस वाले केस में देख लीजिए आप, किसके केस में, हाइपरबोला के केस में। अगर S1 0 से छोटा आएगा तो आउटसाइड आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगर S1 0 से बड़ा आएगा तो आउटसाइड आएगा, ठीक है। कंडीशन जो है वो एक तरह से इंटरचेंज हो गई है। अगर S1 0 के बराबर आएगा तो ऊपर आएगा और अगर S1 लेस देन 0 आ रहा है तो इनसाइड आएगा। तो सेम यही कंडीशन तो हमारी इलिप्स में होती थी। तो यहाँ से एक बात ये सोचने वाली है कि इलिप्स और हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की जो कंडीशन है वो एक जैसी है ना। इलिप्स में जो होगा जैसा होगा वैसा ही सेम कॉन्जुगेट हाइपरबोला में होगा। तो ये जो तरह से कह सकते हैं सेम एज इलिप्स। कैसा इलिप्स? स्टैंडर्ड इलिप्स, ठीक। स्टैंडर्ड इलिप्स में जो भी होगा वो यहाँ पे कॉन्जुगेट हाइपरबोला में होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला की तो यहाँ पे ऐसा
नहीं होगा। ठीक है, आराम से आप देखिए और फिर मैं आपको इसके आगे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया जा चुका है कि जो इलिप्स है और हाइपरबोला है, इसके कॉन्सेप्ट एक जैसे होते हैं ऑलमोस्ट। तो दोनों को एक साथ थोड़ा सा सॉल्व करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो आपको आगे क्लासेस मिलेंगी इंडिविजुअल हाइपरबोला की। अगली जो क्लासेस हैं, इसके आगे जो क्लासेस होंगी वो सारी हाइपरबोला की ही होंगी। लेकिन इलिप्स से संबंधित जो भी है वो हाइपरबोला से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस वजह से वो आपको एक साथ उसका भी ओवरव्यू जो भी है वो दिया जा रहा है, ताकि जब तक कंपेयर नहीं करेंगे आप टॉपिक्स को तब तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि हम टॉपिक को बाइफरकेट करें, उसको एलिमिनेट करें, जो कॉन्सेप्ट हैं मैच कर रहे हैं उनको देखें, जो डिफरेंट हैं उनको समझ में आना चाहिए हमें कि आखिर जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से अलग हैं और जो सेम है वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब तक हम चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से नहीं देखेंगे या एक तरह से उनमें जो कनेक्शन है वो उसको नहीं समझेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ और बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चंस में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह से और कैसे होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बट फिर भी कर लेते हैं। हमें यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है और इसके मुझे सभी जितने भी पैरामीटर्स है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, फाइंड ऑल पैरामीटर्स। तो फाइंड ऑल पैरामीटर्स का मतलब क्या है, क्या हमें यहाँ पे फाइंड करना है? हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? फोकस फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है, एलआर की इक्वेशन फाइंड करनी है, एलआर की लेंथ फाइंड करनी है। इसी तरीके से हमें सारे इसमें जितनी भी चीज़ें हैं जो भी आ सकती हैं वो निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर ये जो इक्वेशन है ये आखिर किसकी है, इलिप्स की है या हाइपरबोला की है। तो देखने से हमें समझ में आ रहा है कि अगर बीच में साइन माइनस का है तो ये हाइपरबोला की कंडीशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन बनेगी। तो पहले आप इसको एक प्रॉपर वे में चेंज करिए, जिस तरह से हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन होती है उस तरह से मैं इसको चेंज करूँगा। तो बताइए किस तरह से चेंज किया जाए इसको। अगर इसमें चेंज किया जाए तो आप देखिए किससे डिवाइड करें, 144 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए।
तो ये आएगा कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा। अब पैराबोला इसमें देखिए कैसे बनेगा। पैराबोला इसमें कॉन्जुगेट पैराबोला नहीं है, सॉरी हाइपरबोला नहीं है, है ना। कॉन्जुगेट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, मतलब प्लस में आ रही है। तो जो फिगर बनेगा इसका वो कैसा बनेगा, फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। ये तो सेंटर होगा 0 0 और यहाँ से a और b की वैल्यू देखिए क्लियर है हमें। a कितना आ रहा है, 3 आ रहा है और b आ रहा है 4, है ना। तो b का मतलब 4 से है, यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, क्या आ जाएंगे 0, 4, यहाँ पे आएगा, इसको b मान लीजिए, इसको b डैश मान लीजिए, ये 0, -4। ये पॉइंट कितने आएंगे, ये पॉइंट कितने आ जाएंगे, ये क्या होते हैं, ये हो जाएंगे 3, -3, 0 और ये हो जाएगा 3, 0। ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये तो फोकाई होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये AE, है ना। अच्छा, E की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो E कैसे निकालेंगे, E आता है b स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए आप, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और ये पैराबोला के केस में क्या होता था, इलिप्स के केस में क्या होता था, 1 माइनस होता था यहाँ पे, है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में हाइपरबोला केस में जो e है उसकी वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन आती है 1 से। हाइपरबोला के केस में जो e है वो बड़ा आता है 1 से, तो आप e स्क्वायर में से -1 करेंगे, इस तरह से निकालेंगे। तो b स्क्वायर का मतलब होगा 16, a स्क्वायर का मतलब होगा 9 और e स्क्वायर -1। जब सॉल्व करेंगे तो 16/9 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 16/9 हो जाएगा और ये +1 आएगा और इक्वल टू e आएगा, जो कि अंडर रूट लेंगे 5/3 आ जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं AE की तो ये कितना जाएगा, a कितना है 3, 5/3 ये कट जाएगा तो आंसर 5 आएगा। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा +5 0 और ये -5 0। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। अगर मैं बात डायरेक्ट्रिक्स की करूं तो डायरेक्ट्रिक्स देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स तो यहाँ से जाएगी, ये भी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से जाएगी। तो ये क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स, ये हो जाएगी x बराबर -a/e और ये हो जाएगी x बराबर a/e। ठीक है, ऐसे हो जाएगी। ठीक, और आप बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, a/e में a कितना है, a की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 3 है, a की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3 है। और जब मैं यहाँ पे रखूँगा 3/e की वैल्यू रखूँगा 5/3, तो ये जाएगा 9/5 माइनस का और ये 9/5 प्लस का। इस तरह से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर यहीं से मैं LR की बात कर लूँ, ये LR है, वैसे ये वाली वैल्यू भी LR हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इक्वेशन ऑफ LR क्या होगी। तो आप देखिए इक्वेशन ये क्या है,
ये हो जाएगी x इक्वल टू +5, क्योंकि +5 से गुजर रही है, और ये हो जाएगी x इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ एल आर। अगर मैं एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एल आर की बात करूँ, एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एल आर की बात करूँ, तो एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एल आर क्या होता है? प्लस माइनस ए ई प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। ए ई या डायरेक्ट मैं यहाँ से निकाल ले रहा हूँ, है ना, बार बार अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ। प्लस माइनस ए ई, ठीक है, ये दोनों आ गए, इसमें दोनों आ जाएंगे, और बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ए ई तो 5 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 5, और बी स्क्वायर मतलब कितना 16 अपॉन ए कितना है 3। इस तरह से ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अगर और बताइए इसमें क्या छूट गया अभी? लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर छूट गई। तो अगर लेंथ ऑफ एल आर की बात करें हम, तो ये प्लस माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए होगा। तो जब सॉल्व होगा तो 2 इंटू बी स्क्वायर मतलब 16, ए कितना है 3, 32 डिवाइड बाई 3। ठीक है, प्लस माइनस इस तरह से आएगा। तो ये सभी हमने जितने भी पैरामीटर्स थे यहाँ पे फाइंड कर लिए। ठीक है, जितने भी इसमें पैरामीटर्स थे वो सारे फाइंड कर लिए गए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है, ये होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की। 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16y प्लस 43 इक्वल टू 0। चार आपको कंडीशंस दी गई या कह सकते हैं चार ऑप्शन टाइप के दिए गए हैं आपको कुछ। पहला है कैन नॉट रिप्रेजेंट्स अ रियल पेयर ऑफ सेट ऑफ लाइंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ c।
हमें बताना है कि ये करेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। दूसरा है रिप्रेजेंट्स ऑन इलिप्स इफ ई ग्रेटर देन 0, ठीक है, और नो लोकस इफ ई लेस देन 0 एंड अ पॉइंट ऑफ सी इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन से आंसर सही हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं, सभी सही हैं या सभी गलत हैं, ठीक है, इस चीज़ को हमें चेक करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ठीक है, तभी ये सारी चीज़ें निकल कर आ पाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस इक्वेशन की। तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है और किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए नॉन होमोजीनियस जो इक्वेशन है वो किस तरह की होती है पहले उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस इक्वेशन की जो जिससे हम इसको कंपेयर कराएंगे। तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy 2g ये इक्वेशन होती है, ठीक। 2g x 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये समझनी है हमें कि यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस के लिए जो डेल्टा होता था वो क्या होता था, पेयर ऑफ लाइंस के लिए जो डेल्टा होता था वो क्या होता था। तो डेल्टा अपॉन पेयर ऑफ लाइंस के लिए ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर सी एच स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है, ये होता था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर मैं इसकी वैल्यू को कंपेयर कराता हूँ इसकी वैल्यूज़ को अगर मैं कंपेयर कराता हूँ, ठीक है, तो आप बताइए मुझे कि यहाँ पे ए एच दो लाइनें अगर हैं, इसके बीच का जो थीटा एंगल है ये कैसे निकालते थे हम, ये कैसे निकालते थे, थीटा बराबर क्या हुआ करता था, tan थीटा बराबर 2h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, ये होता था। तो अगर मैं h स्क्वायर यहाँ पे छोटा हो जाएगा ए बी से, तो ये तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, इमेजनरी नंबर हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब कि जो h स्क्वायर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए ए बी से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि h स्क्वायर मतलब h कितना है यहाँ पे। तो इससे अगर कंपेयर कराया जाए तो एक्स वाई वाला कोई टर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, बताइए, एक्स वाई वाला कोई टर्म यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप बताइए, सबसे पहले अगर मैं ये देखूँ इक्वेशन देखें सही है कि नहीं, ठीक है, ठीक, इसका मतलब h यहाँ पर है ही नहीं, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। a कितना है, दोनों कंपेयर करा के देख लीजिए, 2, a है अपने पास 3 और b कितना है, b की जगह है 4। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो h स्क्वायर है वो लेस देन है ab से, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखिए पहली कंडीशन क्या है, कैन नॉट रिप्रेजेंट अ रियल पेयर ऑफ सेट ऑफ लाइंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ c, ठीक है, c के किसी भी वैल्यू के लिए ये कोई भी लीनियर पेयर प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि जो स्टेटमेंट लिखा वो सही लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है। चलिए बात करते हैं सेकंड की, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में देखिए क्या है, अगर हम इसकी बात करें
ठीक है। अगर हम इसकी बात करें सेकंड वाली कंडीशन की, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स इफ ई ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है वो सही है या गलत है। ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे नो लोकस इफ ई लेस देन 0। तो ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। ये जो इक्वेशन दिख रही है, इसको हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं और देखते हैं कि इसको कैसे चेंज किया जाए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ दीजिए। ठीक है। सबसे पहले इससे थोड़ा सा मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं। इसको देखिए 3x, 3 कॉमन लिया जाए अगर, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। 4 कॉमन लिया जाए तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 43। अगर इसको थोड़ा सा चेंज करूँ मैं और, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 2x इंटू 3 लिखा हुआ है ना, तो एक पार्ट इसका और बाकी है। अगर मैं इसमें चेक करूं, जब मैं सॉल्व करूंगा इसमें, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो प्लस 9 का स्क्वायर और आएगा, मतलब 3 का स्क्वायर और आएगा। उसको हटाने के लिए -9 मैं अलग से यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है। उसके अलावा अगर इसको चेंज करें तो देखिए यहाँ पे भी वही होगा, y प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 करना पड़ेगा, प्लस 43 हो जाएगा। जब ये सॉल्व होगा तो आप देखिए किस तरह से हम इसको लिखें। ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27 और ये 16। 27 और 16 अगर बात करें तो ये 43 के बराबर होगा। और यहाँ से ये वाले पार्ट जितने भी नंबर्स हैं ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। जब कैंसिल हो जाएंगे तो अपने पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, अगर देखा जाए अपने पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना पार्ट बचेगा। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये वाली जो वैल्यू है ये दोनों स्क्वायर के फॉर्म में। स्क्वायर के फॉर्म में मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये होगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो C है वो। एक बात यहाँ पे ये समझनी होगी कि अगर दो वैल्यू लगातार ऐसे लिखी हुई हैं तो ये दोनों ही क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, तभी ये 0 से बड़ा हो पाएगा। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर x और y की वैल्यू की बात की जाए तो आप देखिए x और y की जो वैल्यू है वो कितनी कितनी आ जाएंगी। अगर इसके थ्रू देखा जाए तो x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। तो ये एक तरह से पॉइंट को ही तो दिखा रहे हैं, है ना। ठीक है, ये एक तरह से क्या दिखा रहे हैं, एक पॉइंट को दिखा रहा है। तो पॉइंट को अगर दिखा रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक तरह से ये पॉइंट है ना। तो जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें, नो लोकस इफ c इक्वल टू c लेस देन 0, c इक्वल टू 0, अगर ये वाला देखिए करेक्ट हो जाएगा। अब पॉइंट इफ c इक्वल टू 0, अगर ये पूरा 0 है तो हम कह सकते हैं ये एक पॉइंट है ना। तो इस तरह से ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। तीसरी कंडीशन इसमें क्या है, देखिए तीसरी कंडीशन क्या है,
इससे पहले जो इक्वेशन लिखी गई थी यहाँ पे, जो इसको कन्वर्ट करके आई थी, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे जो नंबर था वो c था, है ना। तो इससे जब मैं डिवाइड करूँगा तो थ्रू आउट सब में डिवाइड हो जाएगा। और इसको अगर मैं थोड़ा सा इलिप्स की इक्वेशन के फॉर्मेट में अगर लेके आऊँगा तो इस टाइप से कुछ आ जाएगा ये, ठीक है। अगर इस टाइप से आएगा तो यहाँ पे आप देखिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको समझनी होगी। जैसे यहाँ पे c/3 की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। ये जो नीचे नंबर है c/3 मतलब a² एक तरह से 0 पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होगा, तो c/3 भी 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो a² है उसकी वैल्यू c/3 है यहाँ पे। और वैसे ही b² है मतलब जो c/4 है वो भी 0 से बड़ा होगा। दोनों की वैल्यू 0 से अगर बड़ी होगी तो ये एक तरह से कह सकते हैं हम, जो c है वो ग्रेटर दैन 0 है, और ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर जो c है वो एक पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर, तो ये एक तरह से एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप बताइए जो ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा था, सेकंड में लिखा हुआ था रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स इफ c ग्रेटर दैन 0। तो ये वाली जो सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वो भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला भी करेक्ट हो जाएगा। अब उसमें एक और बचा है, ठीक है, एक कंडीशन और बची है थर्ड वाली। तो देखिए थर्ड वाली तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड वाली जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिक समझी जा सकती है। कैसे समझी जा सकती है, वहाँ पे देखिए क्या है, थर्ड वाली कंडीशन में क्या लिखा हुआ था कि अगर c लेस देन 0 है तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये नो लोकस इफ c इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है कि अगर c 0 से बड़ा हो जाएगा तो उसमें कोई लोकस नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई भी लोकस नहीं होगा, मतलब कि c यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर c नेगेटिव हो जाएगा तो वो कोई मतलब कोनी सेक्शन बनेगा ही नहीं। तो इस वजह से जो तीसरा वाला वो तो देखते ही हमने टिक लगा दिया कि वो तो जो है स्टेटमेंट उसमें उस मतलब है गलत, लेकिन उसमें गलत ही लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो हम सही बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये हमने जो भी कॉन्सेप्ट है वो इसमें देख लिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको करवाता हूँ, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये। Find the set of R for which the equation x square upon 2 minus r y square upon r minus 5 plus 1 equals to 0 represents an ellipse. रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। अब हम लोग बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। अब मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन की, और यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम बात करें कि ए स्क्वायर क्या है अपने पास, तो ए स्क्वायर जो है वो r माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से अगर हम बात कर लें, r माइनस 2 है, 2 माइनस r है, ठीक है। तो आप बताइए r माइनस 2 जो होगा, r माइनस 2 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, r माइनस 2। तो जो r माइनस 2 है इस कंडीशन के हिसाब से, देखिए ये एक पॉजिटिव नंबर है, ए स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, तो जो r माइनस 2 होगा वो ग्रेटर देन होगा 0। और वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है,
देखिए इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो ये -1 जाएगा, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करें, क्योंकि इलिप्स का केस है तो उधर +1 होता है, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये पलट जाएगा, मतलब 5 - r हो जाएगा, और ये भी क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इंटरचेंज करूँ तो ये जो r है ये << हो जाएगा 5 से, r जो है वो <> हो जाएगा 5 से। तो एक तरह से r की जो रेंज है वो अपने पास आ गई है, r की जो रेंज है वो अपने पास आ गई है। वो कितनी आ गई है, r जो है वो अपने पास कितना आ गया है, देखिए 2 से ग्रेटर है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए 2 इधर आएगा, है ना, तो ये 2 से बड़ा है r और छोटा है 5 से, 2 और 5 के बीच का कोई नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, इस पर अभी और थोड़ा सा विचार करेंगे हम लोग। और इसमें एक बात ये देखनी होगी कि जो a² है और जो b² है, a² और जो b² है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इसको अगर हम थोड़ा सा चेक करें तो r - 2 जो है वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा r - 5 के, और यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो r जो होगा वो, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो बताइए कितना हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 - r, क्योंकि हमने माइनस का मल्टीप्लाई भी तो किया था, तो ये हो जाएगा 7/2। तो आप देखिए इस पर हमें ध्यान देना है कि जो r है वो 2 से 5 के बीच में है ना, 2 से 5 के बीच में है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि इससे हमें 7/2 वैल्यू जो है वो नहीं लेनी है। क्यों, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू होगा, मतलब a² b² अगर बराबर हो जाएंगे, ये अगर a² है ये b², अगर ये बराबर हो गए तब तो ये एक सर्किल बन जाएगा, और सर्किल नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहाँ पे बात इलिप्स की हो रही है, तो ये सर्किल हो नहीं सकता, मतलब नॉट इक्वल टू होगा, तो हम एक वैल्यू 7/2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं होगी तो ये एक तरह से सर्किल की तरह काम करने लगेगा, तो एक कंडीशन हमें यहाँ से हटानी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर हमने आज जो भी क्वेश्चंस देखे वो आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।